डेमोग्राफी चेंज जो है जिसको लेके उत्तराखंड में इतनी चर्चा हो रही है, ये असल में सिर्फ एक जो हिंदू मुस्लिम या जिहाद वाला नैरेटिव है उसको उस दृष्टिकोण से देखा भी जा रहा है, उसको उस दृष्टिकोण से पेश भी किया जा रहा है। मैं कम से कम इस सभी बदलावों को उत्तराखंड राज्य के जो हमारे विशेष तौर पर 9 पर्वतीय जिले हैं वहाँ पर 3 अलग अलग किस्म की क्राइसिस से जोड़ करके देखता हूँ। क्राइसिस ऑफ हिस्ट्री, क्राइसिस ऑफ इकोनॉमी, और जो तीसरा बड़ा क्राइसिस है वो क्राइसिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है। जब तक उत्तराखंड राज्य के 9 पर्वतीय जिलों के 50 लाख लोग इसके वृहद स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक मुझे नहीं लगता आप और हम खाली बातचीत कर सकते हैं लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं आना है। पहले 10 सालों में प्रदेश में 20% वोटर बढ़ा था, अगले 10 साल में 30% वोटर बढ़ता है, तो 20 और 30 में तो अंतर है। उत्तराखंड राज्य के साथ में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और गोवा का भी चुनाव होता है। 2022 में सर्वाधिक वोटर इन 5 राज्यों में उत्तराखंड राज्य में बढ़ा था। मेरा अपना यह मानना है कि देखिए इसमें कहीं ना कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की जरूरत है। कोई बड़ी बात नहीं है कि पहाड़ में 28 सीटें रह जाएं और यहां 42 सीट हो जाएं 2032 में। मात्र 30 सालों में एक जिसे आप एक पर्वतीय राज्य कह रहे हैं उसमें राजनीतिक तौर पर एक कितने बड़े बदलाव आ गए, और जब पहाड़ की आवाज ही कमजोर हो जाएगी तो उस विधानसभा में उन 50 लाख लोगों के लिए कौन बोलेगा, आप मुझे बताइए। उत्तराखंड का वोटर निराश है, हताश है, वो विकल्प तलाश रहा है, लेकिन आंकड़े कुछ और कंप्लीटली तस्दीक करते हैं। 2002 में जब चुनाव हुआ पहला उत्तराखंड राज्य का, बीजेपी और कांग्रेस को मिलकर के 52% वोट पड़ा था। अब आप सुनकर के शॉक्ड हो जाएंगे कि 2002 में जहां 52 लोगों ने इनको वोट दिया था, ये 52 से बढ़कर के 82 हो जाता है। 82 हो गए। यूकेडी को 1% या 2% से 2 लोगों ने, पौने 2 लोगों ने 100 लोगों में से पौने 2 लोगों ने जिन सीटों में उन्होंने चुनाव लड़ा है वो क्या है, सुनहरी तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन जो स्याह सच्चाई होती है उसे वो शातिरों की तरह छुपा जाते हैं। आज अगर 10-12 हजार रुपया व्यक्ति पहाड़ में कमा रहा है प्रति माह, तो वो पहाड़ में रहेगा क्यों? जो लोग रिवर्स पलायन कर रहे हैं, पहली बात तो क्या है कि वो अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य के कारण रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई सरकार का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। सवाल यह था कि आप मुझे बताइए कि उत्तराखंड राज्य की डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी क्या है। आप ये सुनकर के शॉक्ड हो जाएंगे कि मेरे को आरटीआई में लिखित में जवाब आता है कि अभी हमारे पास बेसिकली पॉलिसी नहीं है। मैं निराशावादी नहीं हूँ, मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ, लेकिन जो तस्वीर सामने दिखाई देती है उसको हम गुडी बातें कर करके भी तो जो है झूठ नहीं बोल सकते। आपके तो कितने पॉडकास्ट में, चाहे वो डॉक्टर नवीन जुयाल हों, डॉक्टर सत्ती हों, कितने सारे अब हमारे थर्ड पोल में आपके उनके संवाद आते रहते हैं, उन्हें हम सब लोग देखते हैं, हज़ारों लोग उन्हें देखते हैं। बार बार ये लोग जो बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है मैं कहता हूँ इनको, धामी जी को, तो इन लोगों को जो है अपने दाएं और बाएं में डॉक्टर नवीन जुयाल, डॉक्टर सत्ती और ऐसे जियोलॉजिस्ट को बिठाना चाहिए। नमस्कार, थर्ड पोल लाइव के इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो इस उत्तराखंड के भूगोल, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के समाज, यहाँ का जो पूरा आर्थिक तंत्र है वो, और यहाँ की जो राजनीति है, उस सब को निर्धारित करता है। वो ये सारे जितने भी अवयव हैं ये उससे निर्धारित होते हैं। ये विषय है उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या में जो असंतुलन दिख रहा है, उस असंतुलन की जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मैदानी जिलों के बरक्स पहाड़ी जिलों में लगातार जनसंख्या कम हो रही है, और इसके चलते 2 खतरे प्रथम दृष्टया दिखते हैं। एक तो पर्वतीय क्षेत्रों में संख्या कम होने से वहाँ पलायन और तमाम दूसरे संकट, और दूसरा जिन शहरों में, जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है वहाँ दूसरी तरह की समस्याएं। उत्तराखंड की आलोक में इन समस्याओं के क्या मायने हैं, इनके क्या चुनौतियां आने वाले समय में हो सकती हैं, और क्यों इस विषय पर बात करना जरूरी है, इसको लेकर आज हम उत्तराखंड के प्रसिद्ध हर मुद्दे पर, यहाँ के जल जंगल ज़मीन, यहाँ के पर्यावरण, यहाँ की सांख्यिकी के मुद्दे पर लगातार अपनी बात कहने वाले और सुझाव देने वाले हमारे साथ अनूप नौटियाल जी हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू प्रदीप, आपने इनवाइट किया और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है आपके थर्ड पोल के इस दफ्तर में आकर के। इसी से शुरुआत करते हैं। जब हमने कहा कि जो जनसंख्या का असंतुलन है, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जिसको कई लोग डेमोग्राफिक चेंज भी कह रहे हैं और जनसंख्या की बात जिसको कह रहे हैं, ये विषय, इस विषय पर आपकी दृष्टि क्यों गई,
कैसे गई और क्यों आपको ये महत्वपूर्ण लगा, उस पर हम बाद में आएंगे कि इसमें क्या है। पहले इसी से बात शुरू करते हैं। देखिए, डेमोग्राफी चेंज जो है जिसको लेके उत्तराखंड में इतनी चर्चा हो रही है, ये असल में सिर्फ एक जो हिंदू मुस्लिम या जिहाद वाला नैरेटिव है उसको उस दृष्टिकोण से देखा भी जा रहा है, उसको उस दृष्टिकोण से पेश भी किया जा रहा है। तो जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को, जो कम से कम मुझे महसूस होता है, वो उसको उस दृष्टिकोण से सामने रखती है। लेकिन अगर हम एक डेमोग्राफी की जो एक डेफिनेशन है, जो भारत सरकार जो डेमोग्राफी की बात करती है, वो जनसंख्या एक हो गई, आपका मेल फीमेल का रेशियो है, आपके एज गैप का है, आपके एजिंग पॉपुलेशन का होगा, तो तमाम ऐसे पहलुओं को लेकर के जो एक वाकई में जो एक सामाजिक दृष्टिकोण से चीज़ों को देखा जाता है, वो उस डेमोग्राफी की बात करती है। तो ये एक मेरे को लगता है पहले बात तो ये डिस्टिंक्शन होना बेहद ज़रूरी है। तो मैं कम से कम इस सभी बदलावों को उत्तराखंड राज्य के जो हमारे विशेष तौर पर 9 पर्वतीय जिले हैं, वहाँ पर 3 अलग अलग किस्म की क्राइसिस से जोड़ करके देखता हूँ। तो जो पहला क्राइसिस है, जिसे हम एक क्राइसिस ऑफ हिस्ट्री भी कह सकते हैं, या क्राइसिस अगर हम हिंदी का शब्द प्रयोग करें, जिसे हम अवधारणा की बात करते हैं। भाई आज बार बार बात होती है कि उत्तराखंड राज्य के विशेष तौर पर आज जब 25 वर्ष, अब 1 महीने बाद जब हमारी 25वीं वर्षगांठ है, तो क्राइसिस ऑफ हिस्ट्री। और दूसरा जो वर्तमान की अगर हम बात करें, तो ये तो पहले की बात हो गई। आज की तारीख में क्राइसिस ऑफ इकोनॉमी या सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस है, एनवायरनमेंट का क्राइसिस है, और जो तीसरा बड़ा क्राइसिस है वो क्राइसिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है, जिसको लेकर के आज शायद इतनी चर्चा नहीं होती है। तो इन तमाम क्राइसिस को जब हम इन जनसंख्या के आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखते हैं, मेरा जो पहला ओपनिंग रिमार्क होगा वो यही होगा कि जब राज्य का गठन हुआ, संजोग से 2001 में ही, जैसा आप जानते हैं, पहली जनगणना उस समय हुई। उस समय राज्य की जनसंख्या 85 लाख थी, और ये मैं कई बार इस बात को मैंने बोला है। तो आज की तारीख में जो अनुमानित जनसंख्या है, क्योंकि आंकड़े हमारे सामने है नहीं है, 1.25 करोड़ के आसपास आज उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या है। इसी के साथ में बार बार एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन की बात भी होती है कि हमारे राज्य में 8-10 करोड़ श्रद्धालु पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। लेकिन अगर हम 85 लाख और 1.25 करोड़ की ही बात करें, तो हम पिछले 25 वर्षों में 40 लाख लोगों की एडिशनल लोगों की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। और बड़ी सरल मैथ्स है, यानी कि 50% जो है 25 सालों में 50% आपकी जनसंख्या बढ़ गई। और जब हम इसके और अंदर जाते हैं, तो अब ये हम सबको पता है कि जो ग्रोथ है या जो बढ़ोतरी है वो बराबर तो नहीं है। तो आज जो आपके जो प्लेन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं या प्लेन के जो शहर हैं, ये सभी को हम सबको पता है कि वहाँ पर ज़्यादा दबाव हुआ है, और पहाड़ में अपेक्षाकृत जो बदलाव है वो वैसे बदलाव नहीं है। तो एक बड़ा अनइवन, और ये जो पूरा मुझे लगता है एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है हमारे संवाद का, कि ये जो अनइवननेस है, ये जो इनइक्वालिटी है, और ये तमाम अलग अलग पहलुओं पर जिसको लेकर के हम चर्चा करेंगे, मुझे लगता है ये आज जब 25 साल कि हम आहट पर हैं, उस दरवाजे पर हैं, उस दस्तक पर हैं, ये निस्संदेह उत्तराखंड राज्य के लिए और यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा, अब आप उसको चिंता की बात बोल लीजिए, आप खतरे की बात बोल लीजिए, आप उसको कुछ भी उसके लिए शब्दों का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम इसको लेकर के व्यापक ईमानदार विमर्श होने की बड़ी ज़रूरत है। जब तक उत्तराखंड राज्य के 9 पर्वतीय जिलों के 50 लाख लोग इसके वृहद स्वरूप को नहीं समझेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता आप और हम खाली बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर बदलाव नहीं आना है। हमने अभी डिस्कस भी किया कि हम इसके सामाजिक पहलू पर बात करेंगे, इसके आर्थिक पहलू पर, पलायन, और फिर हम इसके राजनीतिक जो भागीदारी का सवाल है उस पर भी बात करेंगे। तो अगर मोटा मोटी हमें इसको पब्लिक को समझाना हो, सरल शब्दों में समझाना हो, तो जो जनसंख्या के आंकड़ों में जो परिवर्तन, जो असंतुलन, जो आपने अनइवन वाली जो बात कही, वो उसको हम कैसे समझाएंगे कि क्या स्थिति है, राज्य बनते समय क्या थी और आज कमोबेश कैसी है? प्रदीप, देखिए, जैसा अभी हमने कहा कि 2011 के बाद तो जनगणना नहीं हुई है, तो अगर हम वहाँ से शुरू करें, हम 2001 भी छोड़ देते हैं, उस समय तो 85 लाख था, 85 लाख से 1 करोड़ 10 साल में बढ़ा, यानी 15 लाख बढ़े। हम आते हैं 2011 पर, क्योंकि वो हमारे पास पिछले आधिकारिक आंकड़े हैं। उस 2011 की भी जनगणना में मोटी मोटी बात, हमारे जो 4 मैदानी जिले हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल को, हम इन 4 को मैदानी अपने संवाद के लिए और दर्शकों की सुलभता के लिए हम ये कह रहे हैं कि ये 4 हमारे मैदानी हैं, और जो बाकी हमारे 9 जिले हैं ये हमारे पर्वतीय जिले। तो हम यहाँ से अपनी बात को शुरू करते हैं। अब जब 1 करोड़ उस समय जनसंख्या थी, तो लगभग 60 लाख लोग उस समय भी
इन 4 मैदानी जिलों में थे। इसका यह अर्थ हुआ कि लगभग 40 लाख लोग जो हैं वो हमारे 9 पर्वतीय जिले, नाम भी बोल देते हैं, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत, ये हमारे 9 जिले हो गए। तो 60 लाख लोग यहाँ हो गए, 40 लाख लोग ये हो गए। तो ये उस समय का परिदृश्य हो गया। अब 2026 में उत्तराखंड राज्य में जनगणना होगी, उसके कुछ समय के बाद में आंकड़े आएंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो 1.25 करोड़ के आसपास जो हमारा अनुमान है, ये वक्त बताएगा कि हमारा अनुमान कितना सही है कितना गलत है। तो एक तो मोटी बात ये हो गई। अब हुआ क्या है, एक बड़ी रोचक चीज़ हुई, वो आपकी नॉलेज में भी है वो, कि जब पिछला 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस समय हमने उस चुनाव को राजनीतिक तौर से नहीं लेकिन सामाजिक, जनसंख्या के बदलाव, महिलाओं की चुनावी भागीदारी और तमाम उन पहलुओं के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करी हमने। हमने 6 अलग अलग रिपोर्ट निकाली थी और उस समय काफ़ी गूंज भी रही। और इस उदाहरण के साथ में हम आपके सवाल को भी समझने की कोशिश करेंगे। 2011 में जनगणना हुई, उसके बाद अगला चुनाव 2012 में होता है, वो संजोग से 2012 में हुआ। और 2012 के बाद 2022 में, आपको पता है 5 साल के बाद में, तो अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 2001 में जनगणना होती है, 2011 में जनगणना होती है और 2022 में चुनाव होता है। तो लगभग 10-10 साल का। अब चुनावी आंकड़ों को हम जनसंख्या से डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई संकेत तो हमें आंकड़ों में मिल रहे हैं। तो हमें जो सबसे बड़ा जो इसमें हमें जो जानकारी मिली, संकेत भी नहीं कहेंगे, जो हमें जानकारी मिली, और इस बात को हमने कई बार उस समय उठाया कि 2012 से लेकर 2022 के बीच में उत्तराखंड राज्य में 30% वोटर बढ़ा था। अब वोटर क्या होता है भाई? वोटर भी तो जनसंख्या ही है। जनसंख्या। तो अगर हम इसको बड़े सरल तरीके से बोलें, हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर 30% वोटर बढ़ रहा है, ठीक है, इसमें हमारा अलग व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन मोटी मोटी हम तो बात कर रहे हैं कि अगर 30% वोटर बढ़ा है तो 30% ही आपकी जनसंख्या बढ़ गई। हम यही कहेंगे। हाँ। इसको एक और तरीका है सोचने का और देखने का। 2002 में आपका पहला चुनाव होता है, 2002 मैं बीच का छोड़ रहा हूँ, 2012 और 2022, तो 10-10 साल के अंतराल में देखते हैं। इन 10 सालों में, पहले 10 सालों में प्रदेश में 20% वोटर बढ़ा था, अगले 10 साल में 30% वोटर बढ़ता है। तो 20 और 30 में तो अंतर है। तो ये तो कहीं ना कहीं तो एक आप उसे खतरे की घंटी कहेंगे, चिंता की बात कहेंगे, यार ऐसा क्या हो रहा है कि 30% बढ़ रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी इसमें एक और पहलू ये भी आता है, हम उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन जब उत्तराखंड राज्य का चुनाव होता है तो उत्तराखंड राज्य के साथ में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और गोवा का भी चुनाव होता है। 5 राज्यों के चुनाव एक साथ पिछले कई वर्षों से हो रहे हैं। संक्षेप में ये कहूँगा कि 2022 में सर्वाधिक वोटर इन 5 राज्यों में उत्तराखंड राज्य में बढ़ा था। हमारे यहाँ 30% वोटर बढ़ा था, पंजाब में 21%, उत्तर प्रदेश में 19%, मणिपुर में 14% और गोवा में 13%। तो ये भी तो एक सवाल है कि ऐसा क्या कारण है कि गोवा में 13% वोटर बढ़ता है और उत्तराखंड में 30% वोटर बढ़ता है। गोवा तो ज़्यादा सरल और सुलभ है। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, और जब 30% बढ़ा, वो 30% ऐसा तो नहीं है कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट में भी 30% बढ़ रहा है और आपके देहरादून में भी 30% बढ़ रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है। 30% राज्य में बढ़ा, लेकिन उधम सिंह नगर जिले में 10 सालों में 43% बढ़ा, देहरादून जिले में 41% बढ़ा, नैनीताल और हरिद्वार में 31-32% बढ़ा, और जो आपके बाकी जिले हैं, जो आपके पहाड़ के जिले हैं, वहाँ पे 13%, 18%, तो असमान है ना, ये बहुत असमान है। तो 30% राज्य में बढ़ा, और लेकिन यहाँ और ज़्यादा बढ़ा। तो आज आप जो शहरों में जो आप मारकाट का माहौल देखते हैं, वो असल में उसकी बैक स्टोरी कहीं ना कहीं यहाँ पर लिंक होती है। मैं सॉरी आपसे एक बार फिर पूछना चाहूँगा, मैं उम्मीद करूँगा कि मैंने अपनी बात जो है सरलता से आप तक उसको आसानी से मतलब उसको हमको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो ये जो उत्तराखंड में जो अप्रत्याशित बढ़ोतरी है वोटरों की, ये निश्चित तौर पर हमारे पास उसका जवाब नहीं है। अब आप अगर मुझसे पूछें कि अनूप आप ये बताइए कि उसके कारण क्या है, क्योंकि तो एक जांच का विषय है, लेकिन ये कम से कम, और ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि आप अगर आप आगे बढ़ाएं तो इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें जो आपने पर्वतीय जिलों में और मैदानी जिलों में जो आपने तुलनात्मक स्टडी करी, ये स्टडी एक तरह से सीधे सीधे इस बात की गवाही देती है कि एक तरफ 10-15% बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ 30%, 42%, 50% की आपने बात करी। तो ये उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों से लगातार होते पलायन का भी एक बड़ा सबूत देता है ये आंकड़ा।
बिल्कुल। और दो उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के जो दो सबसे बड़े जिले हैं, एक पौड़ी और एक गढ़वाल, एक अल्मोड़ा। तो 2012 से 22 के बीच में भी जहां पर सबसे कम वोटर बढ़े वो पौड़ी और अल्मोड़ा में ही बढ़े। तो जैसा हमने कहा, उधम सिंह नगर जिले में जहां 43%, देहरादून में 41% बढ़े, इन जिलों में मात्र 13 और 18% बढ़े। और जब हम पलायन पर आएंगे, क्योंकि अब ये आप सवाल कर सकते हैं, कोई ये जिज्ञासा हो सकती है कि भाई एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि यार पलायन हो रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं आप 13% है, तो उस पर भी हम आएंगे कि पलायन का भी जो स्वरूप है वो बदल रहा है, लोग कहाँ पलायन कर रहे हैं, कैसे पलायन कर रहे हैं। लेकिन इसको मोटी मोटी बात को अगर हम यहाँ पर क्लोज करें, जो हम बात कर ही चुके हैं, जो असमानता की हमने बात करी है, मैं इसमें एक आध और रोचक बातें साझा करने के बाद में आपके साथ में फिर इसको अगर आप कहेंगे, जब 2002 का चुनाव हुआ प्रदीप, ये बड़ा मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले चुनाव में 2002 में हमारे राज्य में जो मैदान थे हमारे, वहाँ पर 52% वोटर थे, समस्त जो वोटर थे, और पहाड़ में 48% थे। तो अगर आप मेरा हाथ देखें, ये 52% हो गया और ये 48 हो गया, ये बराबर हो गया। ठीक है, अभी हम सीटों की बात नहीं कर रहे, अभी हम वोटरों की बात कर रहे हैं। तो 52% आपके उत्तराखंड राज्य के 100 वोटर हैं, तो 52 वोटर आपके मैदान में हैं और 48 वोटर आपके पहाड़ में हैं। तो ये 4% का अंतर, कुछ नहीं है, मोरलेस बराबर। अब हम करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। 20 साल में क्या बदलाव आया? 20 साल में ये बदलाव आया कि ये जो 52 था ये बढ़कर के 60 हो गया, और ये जो 48 था ये 40 हो गया। यानी 2022 के चुनाव में 100 वोटरों में से 60 वोटर जो थे वो हमारे ये 4 देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल में थे और पहाड़ में थे। तो इसके लिए मैं अगर एक शब्द का प्रयोग करूं, मैं इसे कहूंगा कि वीकनिंग, जो राजनीतिक तौर पर वीकनिंग ऑफ द हिल एरियाज ऑफ उत्तराखंड, ये अपने आप में बड़ा गंभीर मसला है, जिसको फिर हम अगर परिसीमन और तमाम इन पहलुओं से भी जोड़ेंगे। भाई अगर उत्तराखंड राज्य, जो उसके पर्वतीय जिले हैं, अगर उनकी राजनीतिक आवाज, उनकी राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन अगर कमजोर होगी, तो जिस वजूद की और जिस अवधारणा की बात आप करते हैं बार बार, तो वो तो गौण रह गया ना, वो तो गौण रह गया। तो ये 52-48 और 60-40 होना, ये क्या आपको लगता है ये बहुत कुछ, मतलब इसका आप कैसे देखते हैं? बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है एक तरह से देखा जाए तो। और ये क्या डायरेक्शन है भाई? आज अगर 2022 में वो 60 था, इसका तो ये अर्थ हुआ कि 2027 में तो वो 64-65 हो जाएगा। अब अगर वो 65 हो गया और ये 35 हो गया, तो जो फासला और जो आपकी खाई है वो आपका तो 30% का अंतर आ जाएगा। ये तो इस राज्य की जो अवधारणा है, जिसके लिए राज्य बनाया गया, जिन उद्देश्यों के लिए, वो तो फिर ध्वस्त हो गए। तो ये एक पहलू है। दूसरा, अगर आप मुझे अनुमति दें तो इसमें अगर हम सीटों की बात भी क्या इसी से जोड़ करके बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहिए उसको। तो अब देखिए, आपको तो खैर सारी बात पता ही है। 5 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। जब राज्य में पहले 2 चुनाव हुए, 2002 और 2007, हमारे पहाड़ में 40 सीटें थी। अब हम सीटों की बात कर रहे हैं। हमारे पहाड़ में 40 सीटें थी और हमारे मैदान में 30 सीटें थी। तो बहुत बड़ा गैप था, 40 और 30। आप तो पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्य का गठन हुआ, तो वो जो तमाम जो सैक्रिफाइस हुए उसके आधार पर एक पहाड़ी राज्य की अवधारणा को लेकर के उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और 70 सीटें बनी। आपके जो पहले 2 चुनाव हुए वो 40 और 30 के फॉर्मूले पर ही हुए। बिल्कुल। उसके बाद में 2012 का चुनाव आया, यहाँ पर 6 सीट कम हो जाती हैं और यहाँ पर 6 सीट बढ़ जाती हैं। तो देखिए, 40-30 था, अब ये 36 हो गया और ये 34 हो गया। अब ये कम कहाँ हुए? पौड़ी जिले में 2 सीटें कम हुई, चमोली जिले में 1 सीट कम हुई, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 1-1 सीट कम हुई। ऐसे करके 6 सीटें कम हो गई। हरिद्वार में 2 सीट बढ़ी। उसके साथ में आपके ये उधम सिंह नगर में 2 सीट बढ़ी, देहरादून जिले में 1 सीट बढ़ी और नैनीताल जिले में 1 सीट बढ़ी। तो ये हो गया। ये 2012, 2017, 2022 और 2027 का भी जो चुनाव है वो इसी फॉर्मूले पे लड़ा जाएगा। अगला परिसीमन जो होगा वो हम उसका कह सकते हैं कि वो 2032 में परिसीमन होगा। अब अगर आपकी 70 सीटें ही रहती हैं, हम 70 ही मानकर ही चलते हैं, हम अभी आंकड़ेबाजी नहीं कर रहे कि 70 की जगह 90 हो गई, हम कह रहे हैं अगर 70 सीट हैं और यही रफ्तार रही तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पहाड़ में
28 सीटें रह जाएं और यहाँ 42 सीट हो जाएं 2032 में, तो अब आप इसका कल्पना करिए कि जहां पर जब शुरू हुए थे तब पहाड़ में 40 थी और यहाँ 30 थी, अब यहाँ 40 हो गई हैं और यहाँ 30 हो गई हैं, ये 28 हो गई है, उससे भी कम हो गई है। तो ये मात्र 30 सालों में एक, जिसे आप एक पर्वतीय राज्य कह रहे हैं, उसमें राजनीतिक तौर पर एक कितने बड़े बदलाव आ गए। और जब पहाड़ की आवाज ही कमजोर हो जाएगी तो उस विधानसभा में उन 50 लाख लोगों के लिए कौन बोलेगा, आप मुझे बताइए। 40 शहादतों के बाद जब ये राज्य मिला और एक पर्वतीय राज्य की अवधारणा 25 साल में 30 साल में ध्वस्त हो जाएगी। और आप एक और बात देखें कि जब हम इतिहास को देखते हैं तो इतिहास के संदर्भ में 30 साल तो एक चुटकी बजाने वाली बात है। तो अगर पहले 25-30 सालों में ये स्थिति हो जाती है तो अगले, आज जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं, जब देश जो है आज़ादी के 100 साल का जश्न मना रहा होगा, तो उस समय 2047 में उत्तराखंड राज्य के, अभी हम एक राजनीतिक संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो आज अगर वहाँ पर आपने एक बड़ा, जो आपने बिल्कुल सही बात बोली कि 40 शहादतों के बाद में जो ये पूरा जो पॉलिटिकल इक्वेशन थी, ये कैसे 30 सालों में ही इतनी ज़्यादा बदल जाती, 25 सालों में बदल चुकी है, 20-22 साल में बदल चुकी है। तो और ये जो रफ्तार है बदलने की, ये तो बढ़ ही रही है ना। तो ये आगे जाकर के कहाँ थमेगा। और यहाँ पर एक समाधान की बात भी आती है कि यहाँ पर हम तो भी जो बातें कर रहे हैं कि भाई इस समय ये प्रॉब्लम है, मुझे कम से कम ये मेरा अपना ये मानना है कि देखिए इसमें कहीं ना कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की ज़रूरत है। और मुझे पहली बात तो ये लगती है कि देखिए इसमें जो बीजेपी और कांग्रेस है और विशेष तौर पर उत्तराखंड के जो नेता हैं, देखिए हमको पता है राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये दिल्ली के कहने पर चलती हैं, दिल्ली की कठपुतलियां होती हैं, दिल्ली ने बोला लेफ्ट, दिल्ली ने बोला राइट, उसी हिसाब से चलती हैं। लेकिन अगर इन लोगों को उत्तराखंड के लोगों के और उत्तराखंड राज्य के हित में बात करनी है, इन्हें अपनी पार्टियों के चोगों को छोड़ करके उत्तराखंड, मैं कहता हूं कि भैया बीजेपी और उत्तराखंड की जो इन इकाइयों को अगर सड़क पर आकर के जो है अपनी मांग रखनी पड़े तो इनको करना चाहिए। इन्हें केंद्र से जाकर के एक साझा तौर पर जाकर के कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बात करनी चाहिए। ये इन लोगों की, सबसे पहले इन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय जिलों का राजनीतिक तौर से जो है संरक्षण करें। नहीं तो भैया आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन जो हम दरअसल उम्मीद इनसे कर रहे हैं ना, ये गड़बड़ है हमारी उम्मीद। मैं आपको डेटा देता हूं, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। उत्तराखंड के जितने भी बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत करी पहाड़ से, और अब वो सब मैदानों में चुनाव लड़ते हैं, मैदान से चुनाव जीतते हैं। इनके एजेंडे में ही जब वो नहीं है तो कहाँ से वो सोचेंगे, वो तो लोगों को सोचना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब ये आपने जो बात बोली, ये तो नेचुरली बड़ी प्रासंगिक बात है, बड़ी रेलेवेंट है कि ये ऐसा क्यों करेंगे। तो इसीलिए जो है आपके इस हमारे संवाद के माध्यम से अब हम तो भैया यही कामना कर सकते हैं कि हमारी जो आवाज़ है, जो हमारी पीड़ा है, हमारी चिंताएं हैं, ये पहाड़ के लोगों तक पहुँचे। क्योंकि जब तक पहाड़ के लोग लामबंद होकर के, क्योंकि देखिए आज अगर आप आंदोलन भी देखें, कम से कम जो मैं नोटिस करता हूँ वो ये करता हूँ कि आज उदाहरण के तौर पर अगर मुझे आप करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, कि अगर आज जोशीमठ शहर के लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उनसे 10 किलोमीटर आगे, 10 किलोमीटर पीछे वाले तो जोशीमठ के आंदोलन का हिस्सा ही नहीं है। तो हर कोई जो है अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कर्णप्रयाग वाले अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपता है कि भैया चौखुटिया वाले जो है 5 दिन से वहाँ पर वो अस्पताल को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कम से कम जो मुद्दा है, जो एक राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, अब उसका कोई भी उसका आप कर लीजिए, तो भैया ये तो लाइफ एंड डेथ का मैटर है पहाड़ों का। तो इसको लेकर के जब तक 50 लाख लोग पहाड़ के लामबंद होकर के एक सुर में अपनी एक राय नहीं बनाएंगे, अगर उत्तराखंड का युवा अगर उस पर इतनी बैंडविड्थ है कि वो इस किस्म के मुद्दे के ऊपर चर्चा भी करना चाहता है, आज जब 25 साल उत्तराखंड राज्य के क्या पाया क्या खोया, तमाम किस्म के इस समय जब बातें हमारे सामने होंगी, हम उन चीज़ों की समीक्षा कर रहे होंगे, आने वाले कल की चिंताओं, चुनौतियों, उनके समाधानों को भी तलाश रहे होंगे, तो कम से कम ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि राज्य में ये कैसे बदलाव हो रहे। इसमें एक और मैं और बात जोड़ना चाहूँगा। 5 अगस्त को धराली में आपदा आती है, कहीं भी आपदा आती है, आपको अपनी आंखों के सामने आपदा आती हुई दिखती है, आप उस आपदा को देखते हैं। लेकिन ये जिन्हें आप अदृश्य बदलाव कह सकते हैं, क्योंकि ये दिख नहीं रहे हैं। और इसे तो हम एक
है ना, अंग्रेजी का एक शब्द है कनेक्टिंग द डॉट्स, कि आप उन कड़ियों को जोड़ करके कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, या आप उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये जो कनेक्टिंग द डॉट्स है, जिन कड़ियों को जोड़ने की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे उत्तराखंड राज्य के बाशिंदे इसे कितनी गंभीरता के साथ में लेते हैं, इसको लेकर के उनकी क्या राय है। जरूरी नहीं कि उनकी राय आपकी और हमारी राय जैसी ही हो सकता है उनकी राय भिन्न हो, लेकिन कम से कम मेरा ये मत और सोच है कि इस मुद्दे के ऊपर, इस पूरे पहलू के ऊपर व्यापक विमर्श होना चाहिए। एक और बात बोल करके अपनी बात को, इस वाली बात को समाप्त करूंगा। अनिल बलूनी जी एमपी हैं, वो ये कहते हैं कि अपना वोट अपना गांव टाइप का वो कोई कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर आप देखें इन चीज़ों से क्षणिक भी बदलाव नहीं होने वाला। भाई आपके बोलने पे पहली बात तो क्या है ना, भाई ये जो पूरा उदाहरण के तौर पर बिहार में भी जो पूरी सर की जो कवायद हुई है, आप वोटरों के नाम भी लिस्ट से हटा रहे हैं, उसका भी क्लीन अप होगा। तो और ये कुछ समय पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी इस बात को कह चुके हैं, भाई जो आपका एड्रेस है आप वहीं पर रहेंगे। अब उनके बोलने पे अगर 200, 400, 500, 1000, 2000 लोगों ने अपना वोट नाम भी चेंज करा लिया, तो आज तो लाखों लोगों की बात हो रही है। तो 1000, 2000 लोगों के पौड़ी में जाकर के अपना नाम वोटर लिस्ट में लिखवा लाने से ये कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो इसके लिए, इसीलिए अंततः बीजेपी और कांग्रेस, जिनका 2022 के चुनाव में, उस पर भी मैं चाहूंगा हम चर्चा करें, 2022 के चुनाव में जिनका 83% वोट शेयर था, और खाली ये बात बीजेपी कांग्रेस की ही नहीं है, जो हमारे दोस्त लोग इसको देख रहे हैं, तमाम राजनीतिक दलों को, चाहे आप बड़े हैं या आप छोटे हैं, इस मुद्दे और इस मसले को लेकर के सबको आकर के जो है आवाज उठाने की आवश्यकता है। विशेष तौर से बीजेपी कांग्रेस का उल्लेख हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज की तारीख में भी 70 में से 68 जो विधायक हैं वो तो इन्हीं दोनों दलों के हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। 67, 68 जितने भी हैं, इन्हें आकर के इस मसले पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसमें जो आपने जो 82% वाला जो डेटा बताया, हम अभी थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा भी कर रहे थे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको भी थोड़ा सा आप पब्लिक को समझाइए कि ये सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में किस तरह से लगातार बढ़ा है, और जो बाकी दल हैं, जो जब हम विकल्प की बात कर रहे हैं, जब हम इनसे अलग इस राज्य में तीसरी फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो उसका आप इस आंकड़े के हिसाब से वो उसकी स्थिति बताइए, उसका रिपोर्ट कार्ड क्या किस तरह का कहानी कहता है। इसको पहले तो सीधा बड़ी तस्वीर पेश कर देते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा हम डेप्थ में आ जाएंगे। 2002 में जब चुनाव हुआ पहला उत्तराखंड राज्य का, बीजेपी और कांग्रेस को मिलकर के 52% वोट पड़ा था। इसका यह अर्थ हुआ साफ कि उत्तराखंड राज्य में 100 लोगों ने वोट दिया, उन 100 लोगों में से 52 लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को वोट दिया, और 48 लोगों ने अदर्स को वोट दिया। लगभग आधे लोगों ने बीजेपी कांग्रेस को दिया और बाकी आधे लोगों ने और अन्य को दिया। अब हम करते हैं फास्ट फॉरवर्ड, हमने सीधा एकदम छलांग लगा दी और 2002 से अब हम सीधा 2022 आ जाते हैं। अब आप सुनकर के शॉक्ड हो जाएंगे कि 2002 में जहां 52 लोगों ने इनको वोट दिया था, ये 52 से बढ़कर के 82 हो जाता है। 82 हो गए। तो बार बार हर चुनाव में ये कहा जाता है कि उत्तराखंड का वोटर निराश है, हताश है, वो विकल्प तलाश रहा है, लेकिन आंकड़े कुछ और कंप्लीटली तस्दीक करते हैं। और मुझे मालूम है बहुत सारे लोग जो है वो सुनने के बाद भी उसको स्वीकारते नहीं हैं। तो ये मैंने कुछ इजाद नहीं किया, ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है। तो ये तो बड़ी तस्वीर हो गई। इसका ये मतलब हुआ कि 2022 के चुनाव में 100 लोगों में से 82 लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को वोट दिया और मात्र 18 लोगों ने अन्य लोगों को वोट दिया। ये सारे निर्दलीय भी हैं, उसमें सब है, उसमें नोटा भी है, निर्दलीय भी है, आपके सारे क्षेत्रीय दल है, सब XYZ सब है उसमें। तो अब ये 52 से 82 का सफरनामा कैसा रहा? पहले चुनाव में 52, दूसरे चुनाव में 52 से बढ़कर के ये, मैं उसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, ये 62 हो गया। मतलब 5 साल में 52 से 62 पे पहुंच गया। फिर जब तीसरा चुनाव आया 62 से फिर इसने छलांग लगाई, ये 67 हो गया, 67 हो गया। चौथे चुनाव में जो 2017 का चुनाव था, ये 67 से बढ़कर के इसने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई और ये 80% हो गया। और अब आप कहेंगे अब तो 80% पहुंच गया। और 2022 के चुनाव में 80% से भी आगे बढ़ते हुए, अब मैं बड़ा स्पेसिफिक बात बोलूं, 82.24% लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को वोट दिया। अब बड़े बदलाव ये आए कि पहले 4 चुनावों में निर्दलियों को 10-12% वोट पड़ता था। 22 के चुनाव में निर्दलियों का वोट शेयर जो है काफी घट गया। बसपा का भी जो वोट शेयर है वो भी नीचे हुआ है। और एक और इंटरेस्टिंग बात प्रदीप, नोटा 1.01% नोटा था 2017 के चुनाव में,
2022 में लोगों ने कहा कि भाई ये तो दोनों ही बेकार है, सब खत्म हो गया, उत्तराखंड राज्य बर्बाद हो गया है, इन पार्टियों ने लूट लिया है, इनके नेताओं ने अपने घर भर दिए हैं, हमारे बारे में सोचते नहीं है। लेकिन नोटा भी 1.01% से घट करके 0.87% हो गया। ये हाल है। तो ये देखिए, कथनी और करनी, आप सोशल मीडिया में जितना शोर मचाते रहिए, आप मीडिया में जितना शोर मचाते रहिए, अमर उजाला में आपकी 5 कॉलम की जितनी न्यूज़ छपती रहे, आपकी एक रील पर 2 लाख लाइक आते रहे, 2 लाख व्यू आते रहे, वो एक अलग बात है। और जब चुनावी आंकड़े सामने आते हैं और ये तथ्यात्मक आंकड़े सामने आते हैं, तो ये जो है ये राज्य की ये हकीकत है, ये राज्य की राजनीतिक वोटरों की हकीकत है। इसको झुटलाया नहीं जा सकता। ये हम कोई वैचारिक तौर पर बात नहीं कर रहे हैं, ये हम तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर जो है आप और हम जो है बात कर रहे हैं। तो ये 82% है। और इसमें उत्तराखंड क्रांति दल का भी जरा बता दीजिए। अब हाँ, ये 2022 की बात करते हैं। एक कैटेगरी नेशनल पार्टी की होती है, जिसमें बीजेपी कांग्रेस के अलावा बसपा है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, तो एक कैटेगरी वो हो गई। इस कैटेगरी 87% वोट पड़ता है। दूसरी कैटेगरी जिन्हें वो स्टेट पार्टीज कहता है चुनाव है, जिसमें आम आदमी पार्टी है, AIMIM है, CPIML है, RLD है, लालू यादव जी वाली सपा वाली है, इनको 3.66% वोट पड़ता है, 4% से कम। और बाकी जितनी और पार्टियां हैं, सारी की सारी पार्टियां, जिसमें UKD भी शामिल है, इन सभी पार्टियों को मिलकर के 2.73%, 2.73%। 3 लोगों ने भी नहीं, 3 लोगों ने भी वोट नहीं दिया 100 लोगों में से। तो जितने आपको बाकी दल दिख रहे हैं, जितने दल दिख रहे हैं, और हर चुनाव से पहले एक जो कई ऐसे यहाँ के चिंतनशील लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी कोशिश रहती है कि इन सभी जितने एक सामान्य तौर पर आप थर्ड फ्रंट कहते हैं कि हम इन्हें एक मंच पर लाएं, साझा तौर पर ये चुनाव लड़ें, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, एक कॉमन एजेंडा हो। 2022 में इन पार्टीज को सबको मिला करके 3% से कम का वोट पड़ा। अब आपने स्पेसिफिकली यूकेडी की बात करी थी। यूकेडी असल में 2 यूकेडी थी पिछली बारी चुनाव में 2022 में। एक यूकेडीडी है, एक यूकेडीपी है और एक यूकेकेडी है। तो डी वाले जो है सबसे बड़ा दल है, उनको 1.08% वोट पड़ा है 70 सीटों में। 70 सीटों में आपने बिल्कुल सही कहा, उन्हें 1.08% वोट पड़ा। और ये जो आंकड़े 2 तरीके से होते हैं। एक तो कि आपको राज्य में कितना पड़ा। अब यूकेडी 70 की 70 सीटों में चुनाव नहीं लड़ती है, तो जिन सीटों पर यूकेडी ने चुनाव लड़ा वहां पर उन्होंने 1.87% वोट पड़ा। मोटी मोटी बात अगर हम समराइज करें, यूकेडी को 1% या 2% से 2 लोगों ने, पौने 2 लोगों ने, 100 लोगों में से 2.25 लोगों ने जिन सीटों में उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो ये जो है 2022 की हकीकत है। कम से कम जो मैंने नोटिस किया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि इसको लेकर के बहुत हो हल्ला होता है कि राजनीतिक विकल्प जो है, वोटर परेशान हो गया है, वोटर हताश हो गया है, वोटर जो है इनसे वो हो चुका है, वोटर विकल्प तलाश रहा है। तो अब जैसे कहते हैं ना, वो जो चिकन एंड एग क्या कहते हैं उसको, एक अंडा या जो कहा जाता है कि कौन पहले आया। तो अब आप ये कह सकते हैं कि भाई क्योंकि इनको 82% वोट मिल रहा है इसलिए कोई तीसरा नहीं आ पा रहा, या तीसरा नहीं आ रहा इसलिए इनको 80% मिल रहा है। अब इस सवाल का जवाब तो शायद हमारे पास में नहीं है, लेकिन जब तक राजनीतिक विकल्प मजबूत नहीं होगा, उत्तराखंड राज्य के वोटर्स जो हैं, आप जितना शोर मचा लीजिए, जितने आप आंदोलन, ये पैटर्न तो सीधे सीधे ये बताता है ना कि जो वोटर है वो तो राष्ट्रीय पार्टियों के कब्जे में आ चुका है पूरी तरह। बिल्कुल बिल्कुल आ चुका है ये तो बिल्कुल। और आप जितना भी हम सोशल मीडिया में शोर मचाएं और बोले, हम स्वयं आप और हम भी उस पर एक्टिव हैं, तो वो हमारे ठीक है, हमें अपने विचार तो व्यक्त करने ही हैं, हमारी अपनी स्वतंत्रता की, हमारी अपनी अभिव्यक्ति की, जिसे हम कहते हैं कि भाई हमें उसका एक राइट भी है, आज़ादी है उसकी। लेकिन उसको हम उसको एक तरफ रखते हुए हमें, क्योंकि बायस नहीं होना चाहिए, जो हमारे विचार हैं हम उस पर कम से कम बायस ना लाएं, और हम इसको तो स्वीकारें, हमको इसको तो स्वीकारना चाहिए क्योंकि ये तो तथ्य हैं। मैं एक और बात इसमें आपके साथ ऐड कर दूं, मुझे लगता है कि वो भी आपको बड़ा रोचक लगेगा। लोग कहते हैं कि कांग्रेस उत्तराखंड राज्य में कमजोर हो रही है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। 5 के 5 चुनावों में कांग्रेस का हर चुनाव दर चुनाव वोट शेयर बढ़ा है। जबकि आप कहेंगे यार कांग्रेस को तो पिछली बार भी पिट गई, कांग्रेस को तो कम सीटें आई, और भाजपा का भी हर चुनाव में वोट शेयर बढ़ा है, सिवाय सिर्फ एक इलेक्शन हुआ है। लेकिन कांग्रेस का बेसिकली 2017 में उसका एक छोटा सा डिप आया था, बहुत छोटा सा, 0.3% का, और तो वही एक डिप है। 2017 में कांग्रेस को, मैं अगर उसको राउंड ऑफ करूं, सिंपल रखते हैं, कांग्रेस को 33% वोट पड़ा 2017 में, और कांग्रेस को 22 में 38% वोट पड़ा है। तो 5% कांग्रेस का वोट बढ़ा है। भाजपा का 2017 में
47% वोट था, 46.51 में 47 बोल रहा हूँ उसको, और 2022 में 44 हो गया, तो भाजपा का कम हुआ, लेकिन एक ही बार भाजपा का कम हुआ, उसके बावजूद भी 44% वोट शेयर है। अब थोड़ा इस उत्तराखंड की आर्थिकी की भी बात कर लेते हैं इन डेटा के आधार पर। तो जो अर्थव्यवस्था है जिलों के हिसाब से, आप पर्वतीय और मैदानी के हिसाब से बताइए तो जरा उसकी क्या स्थिति है अभी? प्रदीप, ये मैं इसको लेके मैं जितना सोचता हूँ तो मुझे ना एक्चुअली, अब मैं तो खाली यार चिंता ही कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ भाई, हम सब, आप और हम सब आम नागरिक हैं। सरकार के आंकड़े देखिए, ये क्या है ना, ये मुझे एक बात की बहुत नाराजगी है, वो क्या है, सुनहरी तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन जो स्याह सच्चाई होती है उसे वो शातिरों की तरह छुपा जाते हैं। अब स्याह सच, पहले तो क्या है, एक राष्ट्रीय पर कैपिटा इनकम है, उत्तराखंड राज्य की उससे ज्यादा है, तो हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, हम अपने आप को ही जो है भारत रत्न दे रहे हैं कि भैया हमारे तो कार्यकाल में जो है हमारे जो पर कैपिटा इनकम है वो राष्ट्रीय औसत से ऊपर है, और हमने तो बिल्कुल झंडे गाड़ दिए, है ना। ठीक है, लेकिन क्या आप ये भी बताने की जहमत करेंगे कि 13 जिलों की क्या वास्तविकता है? अब जब हम उन 13 जिलों में आते हैं तो, क्योंकि एक मैंने कुछ समय पहले एक आरटीआई लगाई थी, और आरटीआई के माध्यम से ये मेरे को मिला हुआ जवाब है, तो ये बड़ा एक आधिकारिक जवाब है, ये आरटीआई के आधार पर जवाब है। और सवाल बेसिकली यही था आरटीआई में, बड़ा सरल, कि भाई आप ये बताइए कि उत्तराखंड राज्य की, एक तो जिसे हम जीडीपी कहते हैं, जीडीपी में क्या बदलाव आया है, और हमें जिलेवार बताइए, और पर कैपिटा इनकम में क्या हुआ। तो उन्होंने जो जिलेवार जानकारी दी है वो 2021-22 के हिसाब से दी है। तो 2001-2002 वो संजोग से वही चुनावी साल बनते हैं, 2001-2002, फिर 10 साल बाद 2011-12, और उसके बाद में 21-22। अब मैं अगर 21-22 की बात करूं, हमारे 9 पर्वतीय जिलों में हमारे जो 50 लाख लोग अनुमानित वहां रहते हैं, वहां पर प्रति व्यक्ति जो आय है वो 8,500, 9,000, 10,000 रुपये प्रति माह है। ठीक है ना, सबसे पहले तो सिंपल, क्योंकि अभी हम लाख लोग में बात नहीं करते, क्योंकि ये सबसे सरल तरीका है समझने का। तो 2021-22 में वहाँ पे 8,500, 9,000, 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति कमा रहा था। अब मुझे और आपको ये, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं और आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि 8,500 ज़्यादा होता है, 9,000 ज़्यादा होता है, कम होता है, वो क्या होता है वो सभी समझदार हैं। इसकी तुलना में हरिद्वार में 30,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्रति माह कमा, तो यहाँ पर 9-10 हज़ार है, वहाँ 30,000 है, 3 गुना है। ऐसे ही करके देहरादून में लगभग 20,000 है, उधम सिंह नगर में 22,500 के आसपास है। तो ये तो एक बहुत बड़ी असमानता हो गई। अब जब हमने अपनी पीठ थपथपाई, जब हमने कहा कि हमें तो जो है बिल्कुल इतना बड़ा सम्मान मिलना चाहिए कि हमारे राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा है, हमने तो झंडे गाड़ दिए। 2001 में हमारे प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 16,232 थी, और 2024 में बढ़कर के 2,74,000 हो गई है, यानी 17 गुना बढ़ गई है पिछले 25 सालों में। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, तो लेकिन हम उसको स्वीकार करते हैं, हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन उसी के साथ में हम इस स्याह सच्चाई से भी तो अपने आप को, अपनी पीठ नहीं दिखा सकते, उससे नहीं पलट सकते हैं कि हमारे जो पर्वतीय जिलों में जो रहने वाले लोग हैं उनमें, और ये जो हमारे मैदानी जिले हैं उसमें असमानता कैसे बढ़ रही है। मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूँगा, जब 2001-2 में, मैं इस कागज़ को एक बार फिर से कैमरे के आगे यहाँ पर रख दूँ, तो जब 2001-2 में जब 16,000 हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आए थी, उस समय हमारे पर्वतीय जिलों की, मैं प्रतिवर्ष की बात कर रहा हूँ, तो 11-12 हज़ार के आसपास थी, और बाद में हमारे जो मैदानी जिले थे वो 20-21 हज़ार थी। तो बहुत ज़्यादा, मतलब 12,000 और 20,000 ज़्यादा अंतर नहीं है। अभी जो है वो 1,94,000 हो जाती है राज्य की, और हमारे पहाड़ी जिलों की लाख के आसपास है, और इनकी जो हमने बात करी 2.5-3 लाख है। तो ये जो बढ़ती हुई असमानता है, 3 गुने का ये बहुत बड़ा फर्क है। इसमें एक और बात मैं आपको जोड़ना चाहूँगा कि जो राज्य की जीडीपी है, भाई सरकार का एक बहुत बड़ा ध्येय है, आज हर मंचों पे बात होती है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है, हम दुनिया की 3री 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन उसी के साथ में ये भी तो बात होती है कि देश के जो 1% अमीर हैं उनके पास में तो पता नहीं शायद 50% धन है, दौलत है, उन्हीं के पास में ही है। इसी टाइप की कोई बात होती है, 1%, 2%, 3%, जो भी वो होगा, तो वो
उसी किस्म के जो ट्रेंड हैं वो हमें यहाँ दिखाई देते हैं। 70% जो हमारे राज्य की जीडीपी है वो हमारे हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जिले से आ रही है। नैनीताल में लगभग 10% है। इसका ये अर्थ हुआ कि हमारे जो 9 पर्वतीय जिले, जिनका हम बार बार 9 पर्वतीय जिलों की बात कर रहे हैं, हमारे राज्य का जितना जीडीपी है उसका मात्र 20% जीडीपी वहां से आ रहा है और 80% जो है वो इन 4 जिलों से आ रहा है। तो अब जो हमने तमाम असमानताओं की बात करी, हमने जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी उसको देखा, हमने उसको राजनीतिक तौर पर भी देखा, हमने उसको विधानसभा के वोटों के हिसाब से भी देखा और अब हमने उसको आय के दृष्टिकोण से भी देखा। तो आप अगर इन सभी कड़ियों को जोड़ें तो क्या प्रदीप ये कहना गलत नहीं होगा कि पहाड़ जो है कमजोर हो रहा है? बिल्कुल है। तो ये कमजोर, तुलनात्मक स्तर पर तो कमजोर ही हो रहा है ना। तो और आज अगर 10-12 हजार रुपया व्यक्ति पहाड़ में कमा रहा है प्रति माह, तो वो पहाड़ में रहेगा क्यों रहेगा? और ये तो औसत है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हर परिवार को इतना मिल ही रहा है। बिल्कुल, ये तो औसत है। ये तो बिल्कुल आपने सही बात बोली, ये तो औसत है। हर व्यक्ति थोड़ी 10,000 रुपए पहाड़। ये तो ऐसा है कि अगर मेरी कमाई 1 लाख है और आपकी 0 है, तो आप और मैं 50,000 हो गया हमारा, तो आप 50,000 के आप बड़े अमीर हो गए। ये तो वो हकीकत है। ये जो है, ये जो गैप्स हैं, ये जो बढ़ती हुई अलग अलग किस्म की जो खाइयां हैं, ये जो है, क्योंकि ये अब देखिए कहाँ सामाजिक असंतोष कहाँ लेकर के आता है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा राज्य जो है कितना एक संवेदनशील राज्य है। बच्चे बच्चे को पता है कि हमारे राज्य के कई जिले जो हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। और ये तो ठीक है, राज्य की बात हो रही है, लेकिन इन सबसे सर्वोपरि तो जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं और चीज़ों को उस चश्मे से देखते हैं, आज ये भी तो एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमारे पहाड़ कमज़ोर होंगे और ये जो पलायन है, और विशेष तौर पर अगर आप अब इन आपदाओं को और उन चीज़ों को भी इन परिस्थितियों के साथ में जोड़ें, तो किस तरीके से जो कमज़ोर होते हुए पहाड़, किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के जो नागरिकों का जो सुरक्षा कवच है, जो फर्स्ट कवर है, वो भी कैसे कमज़ोर हो रहा है, हो ही रहा है वो, है ना। उस पर भी खैर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो है निसंदेह ये भी उस चुनौतियों की फेरिस्त में एक अपने आप में एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। तो जब हम समाधान की बात कर रहे हैं, जैसे हमने उदाहरण के तौर पर बात करी सीट्स को लेके, जब हम बात कर रहे थे, जब हमने कहा कि भाई आपको कोई ना कोई संविधान का कोई कवच चाहिए, आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए। उसी तरीके के साथ में गैरसैंण को राजधानी, भाई आप गैरसैंण को राजधानी क्यों नहीं बनाते? तो गैरसैंण को अगर आप राजधानी, जब तक ये असल में क्या है ना, आपके शरीर में, बोलने में गुरेज नहीं होना चाहिए, आपके शरीर में जंक लग चुका है, अब आपको सर्जरी करनी है। अब या तो क्या है ना, आप खाली गुडी बात करते रहिए, आप अपनी रील लगाते रहिए, आप अपनी प्रायोजित मीडिया के माध्यम से अपनी प्रेस विज्ञप्तियां देते रहिए, आप बड़े बड़े अखबारों में बड़ी शानदार हेडलाइन देकर के हेडलाइन मैनेजमेंट रोज करते रहिए, वो भी आप करने को स्वतंत्र हैं, वो आप कर ही रहे हैं, उसको आप अगले 5, 10, 15 साल कर लीजिए। लेकिन देखिए कभी ना कभी तो आपका शरीर जो है, भाई मैं कब तक अपने शरीर की डेंटिंग पेंटिंग करूंगा? अगर मेरा शरीर ही अंदर से जो है बिल्कुल जर्जर हो चुका है, तो किसी ना किसी दिन तो मैं निश्चित तौर पर जो है मैं जमीन पर गिरूंगा और मैं कोलैप्स कर जाऊंगा। तो जब तक ये भाव जो है, जब तक इस भाव की जो गंभीरता का इन लोगों को एहसास नहीं होगा, ये जो जर्जरता है, ये जर्जरता जो है, ये अंदर से उसको खोखला कर रहा है। मुझे लगता है मुझसे बेहतर तो आप इस बात को जानते समझते हैं, लेकिन मैं जो थोड़ा बहुत मैं देख पाता हूं, मुझे ये बड़ी गंभीर और बड़ी विकट परिस्थिति दिखाई देती है। और इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि जो इसको लेकर के जो गंभीरता होनी चाहिए, जो इसको लेकर के एक कमिटमेंट, दृढ़ संकल्प, भाई कोई ना कोई तो परियोजना लाओ ना, आप कुछ तो अलग करो। आप मुझे एक योजना बता दीजिए, आप मुझे एक योजना बता दीजिए, क्योंकि जब तक आप पहाड़ का क्या आमूलचूल कहते हैं, वही शब्द करेक्ट है, बिल्कुल। जब तक आप कोई आमूलचूल कोई बड़े स्तर का बदलाव नहीं करेंगे, जब तक आप कोई नीतिगत स्तर पर कोई बदलाव नहीं करेंगे, चीजें जो है ना वो फिर देखिए बड़ा कैजुअल एटीट्यूड है। तो आपको तो बड़ी गंभीरता के साथ में जो है इस पर काम करने की मुझे लगता है आवश्यकता है। नहीं तो ये तो जो चीज़ें जो हैं और बद से बदतर होंगी कि अगर आप गैरसैंण को राजधानी बनाते हैं, जब तक आप अपनी लोकल, देखिए अल्टीमेटली सारी चीज़ जो है वो इस पे है, आपकी लोकल इकोनॉमी। जब तक आप अपनी पहाड़ की लोकल इकोनॉमी को, और लोकल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए लोकल उसमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, उसमें निवेश की आवश्यकता है। आज तमाम एक्सपर्ट्स इस बात को बोलते हैं, हमें बताते हैं कि हमारे राज्य के लगभग 50-60% लोग जो है वो कृषि के ऊपर निर्भर हैं। विशेष तौर से पर्वतीय लोग तो आज भी कृषि के ऊपर निर्भर हैं, 50% लोग।
तो लेकिन जो हमारी जीडीपी है आज जहाँ पर राष्ट्रीय औसत, जब हम खेती की बात करते हैं उस ठीक है सब जगह घटा है, लेकिन आज भी देश की जो औसत है जीडीपी में 16% कृषि के माध्यम से आती है। उत्तराखंड राज्य में मात्र 8 या 9% जो है वो कृषि के उससे आता है। तो हमारी जो कृषि है वो अनवायबल है। भाई लोग पलायन क्यों करते हैं? क्योंकि रोजगार का अभाव। ये तो स्वयं पलायन आयोग के आंकड़े हैं। तो 3 जो प्रमुख कारण है, आपको भी पता है, सबको पता है, वो रोजगार नहीं है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य। ये जो 2 बुनियादी चीजें हैं 25 साल के बाद में भी, जो शिक्षा और जो स्वास्थ्य का जो ढांचा जो कोलैप्स हो रखा है, तो जब तक देखिए इस पर गंभीरता से काम नहीं होगा, तो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, चाहे वो, क्योंकि देखिए हमें समाधान भी तो हमको निकालने हैं। तो जो अब आप उसमें इन्वेस्ट आप कैसे करेंगे? अब वहां पर कोई अशोक लेलैंड की फैक्ट्री तो कोई जाकर के चमोली में लगाएगा नहीं, कोई महिंद्रा की फैक्ट्री तो जाकर के जो है वो उत्तरकाशी में लगाएगा नहीं। अब ये तो भाई सरकार को जो पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना है, कोई सब्सिडी देनी है, कोई इंसेंटिव देने हैं। आज अगर कार्बन क्रेडिट की बात करने में कोई तो आप एक गेम चेंजर योजना लेकर के आओ। है कोई गेम चेंजर योजना? मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप देखिए ना, गेम चेंजर योजना ऑल वेदर रोड है, उसने पूरा गेम चेंज कर दिया पहाड़ का। तो आपने बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया। तो अब आपने एक गेम चेंजर ऑल वेदर रोड का बताया, तो जैसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली है या कोई और ऐसी कोई योजना हो, भाई देश के अन्य राज्यों में अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करते हैं, देखिए स्वच्छ भारत मिशन अपनी तमाम खामियों के बावजूद जो हमारे देश में जो खुले से शौच की जो एक इतनी बड़ी व्यापक जो एक उसके बहुत सारे उसके खाली स्वास्थ्य का ही नहीं, उसके सामाजिक पहलू हैं, तमाम उसके पहलू हैं। खासकर खुले से शौच में जो मुक्ति दिलाने वाली बात है, तो वहाँ पर खाली टॉयलेट, खाली शौचालय का निर्माण नहीं हुआ, लोगों के व्यवहार में भी परिवर्तन आया है। ऐसे करके स्वच्छता की बात करें तो इंदौर में जो क्रांतिकारी बदलाव, जो इसी देश का एक शहर है, उसमें जो बदलाव है, तो हमारे सामने ऐसा नहीं है। आज हमारे साल में 40-50 साल में हमारे देश में जनसंख्या को लेकर के, जब पहले आज हम अपने ही परिवारों को देखें तो हमारे कितने भाई बहन होते थे, आज छोटा परिवार आ गया। तो ऐसे सामाजिक बदलाव हुए हैं। लेकिन उत्तराखंड राज्य में पिछले 25 सालों में मुझे तो कम से कम पर्वतीय एक परिदृश्य में कहीं कोई ऐसी परियोजना नहीं दिखती है। 25 सालों में एनडी तिवारी जी ने जो यहाँ पर इंडस्ट्री को लेकर के किया, और उसके बाद में आदरणीय खंडूड़ी जी ने जो सड़कों का जाल बिछाया, इन 2 के अलावा तो भाई आज राज्य की क्या पहचान रह गई है? खनन के लिए राज्य जाना जाता है। तो जिन लोगों ने खनन में पीएचडी कर रखी है, भैया वही जो है जो पूरा जो खनन, शराब, रियल एस्टेट और तमाम इन्हीं के तो चीज़ें जो हैं इर्द गिर्द जो चीज़ें आकर के सिमट रखी हैं। तो जब तक कोई गेम चेंजर योजना पहाड़ में नहीं आएगी, जब तक गैरसैंण वहाँ पर राजधानी नहीं बनेगी, जब तक वहाँ पर लोकल इकोनॉमी को कोई बूस्ट नहीं किया जाएगा, जब तक शासन और सुशासन में ईमानदारी नहीं आएगी, लोगों के प्रति वो करुणा और वेदना का भाव नहीं आएगा, तब तक चीज़ें जो हैं वो। जिस गैरसैंण की आपने बात करी, उस गैरसैंण से ही लगा हुआ वो चौखुटिया इलाका है, जहाँ भी वो हेल्थ की सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के लोग आंदोलन कर रहे हैं। गैरसैंण के पास में है वो। तो उस गैरसैंण के पास में हम एक अस्पताल लोगों को नहीं दे पा रहे हैं ढंग का, तो वहाँ इन लोगों से राजधानी की बात करना तो बड़ी वैसी बात लगती है। हम बड़ी गंभीर बातें कर रहे हैं। एक मैं हल्की बात भी करना चाहूँगा। ये तो सब कहेंगे भाई ये तो ये तो हल्की बात ये है कि कल टाइम्स ऑफ इंडिया में ये चौखुटिया वाली खबर छपी, तो मैंने उसकी टाइम्स ऑफ इंडिया की वो खबर लेकर के उसको मैंने अपने ट्विटर पर डाल दिया, और मैंने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, धामी जी को मैंने उसमें टैग कर दिया। तो रात को आते आते मेरे उस ट्वीट पर सैकड़ों कमेंट आ गए, और आप उन कमेंट्स को देखिए, वो सारे के सारे जो हैं वो जिसको आप ट्रोल आर्मी कहेंगे या आईटी सेल कहेंगे, आप कुछ कहेंगे, अरे यार आप अपनी ऊर्जा मेरे उस ट्वीट पे, भैया मैं कौन होता हूँ, आप मेरे अपनी ऊर्जा, अगर क्योंकि आप तो एक संगठनिक तौर से आप जो है उस ट्वीट पर अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, उस एक छोटे मोटे ट्वीट को आप छोड़ करके आप अपनी ऊर्जा तो चौखुटिया को और अल्मोड़ा की उस परिस्थिति को बेहतर करने में लगाइए। बिल्कुल। तो ये जो हल्की जो राजनीति है, ये जो फजीयत वाली जो हल्का सुशासन है, इस पर कम से कम ब्रेक लगा करके देखिए, जब तक गंभीर प्रयास नहीं होंगे, जो गरिमा है एक शासन की, जो गरिमा है उसकी जो गंभीरता है, जब तक शासन में वो गरिमा और गंभीरता नहीं आएगी, तब तक ये बड़ा कैजुअल और बड़ा एक जैसे हम कहते हैं लुंज पुंज किस्म का जो है ये चीज़ें चलती रहेंगी, और उसका खामियाजा जो है राज्यवासी भुगतते रहेंगे। आपने बहुत बड़ी बात बोली कि जो शासन की गरिमा है, जो दिखना चाहिए, जो वो गरिमा ही ध्वस्त हो गई है अब तो, ऐसा लगता है। इस सब में हम एक वो जो पलायन वाला जो मुद्दा था उस पर थोड़ा सा और एक बार करते, फिर इसको रैपअप करेंगे कि राज्य बनने के समय पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। राज्य की मांग जब हो रही थी कि पलायन रुकेगा,
उसके बाद अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो पलायन रुकेगा। अर्थव्यवस्था के आंकड़े आपने बता दिए हैं उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के। अब जो पलायन की रफ्तार बढ़ी है वो पलायन की रफ्तार भी ये इस बात को साफ बताती है कि जब आप आर्थिक रूप से आपके पास कोई अवसर नहीं है पहाड़ों में, तो आपको मजबूरी में ही जाना पड़ेगा राज्य के दूसरे हिस्सों में। तो उस पलायन की स्थिति, एक तो पलायन आयोग का डेटा है, वो तो हमेशा देते रहते हैं जो भी समाधान उन्होंने बताया क्या नहीं किया, लेकिन आज की तारीख में क्या स्थिति है, मोटा मोटी अंतर उसमें? देखिए 3-4 मेन चीज़ें जो हैं पलायन को लेकर के हो रही हैं। एक सुखद पहलू की भी अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर कई लोगों ने रिवर्स माइग्रेशन भी किया है, लेकिन कम से कम मेरा अपना ये मानना है, मैंने कोई इसको लेकर कोई सर्वे नहीं किया, मेरी ये अपनी सोच है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग रिवर्स पलायन कर रहे हैं, पहली बात तो क्या है कि वो अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य के कारण रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं। कहीं कोई ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है, और आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर आपका इसको लेकर के कोई और आपकी सोच होगी। तो जैसा मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई पॉलिसी या नीतिगत फ्रेमवर्क है जो नीति लोगों को प्रभावित कर रही है। वो लोगों के उनके अपने मानवीय, सामाजिक, वो वापस लौटना चाहते होंगे, जो भी परिस्थितियां हों, तो वो वापस लौट करके एक रिवर्स माइग्रेशन वो कर रहे हैं, और वो अपने अपने स्तर से अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई सरकार का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, वो उनके अपने व्यक्तिगत प्रयास हैं। ऐसे करके पिछले कुछ सालों में 4-5 हज़ार लोग जो है, जो हमको अखबारों के माध्यम से मालूम पड़ रहा है, 5-1 हज़ार लोगों ने वापस पलायन किया है। तो हो सकता है कोई दिल्ली में हो रहा होगा, कोई बॉम्बे में रहा होगा। ये तो एक सुखद पहलू हो गया। दूसरी बात यह है कि क्योंकि आधार तो हमें जो सरकार ही बताती है, उसी के आधार पर ही आप और हम तो 16,000 गांव में जाकर के अपना वैसे सर्वे नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों से चंद बात कर सकते हैं, अपनी कुछ राय और सोच बना सकते हैं। लेकिन पिछले 14-15 सालों में लगभग 8-9 लाख लोगों ने पलायन किया है। तो ये पलायन हो ही रहा है। पलायन हो क्यों रहा है उसको भी लेकर के हमने बात करी। 50% लोगों का पलायन रोजगार के अभाव में हो रहा है। 25% लोगों का जो पलायन है वो शिक्षा और रोजगार के कारण हो रहा है, और बाकी कारण आपको पता ही है, चाहे वो बंदरों और सुअरों वाली बात हो या स्वास्थ्य सुविधा तो हमने बात कर ली, या उत्तराखंड राज्य में एक बहुत बड़ी चुनौती जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की पिछले वर्षों में उभरी है। 1000 लोगों से ज़्यादा की मृत्यु हो चुकी है, 5000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसको लेकर के घायल हो चुके हैं। तो आज जब भाई व्यक्ति को 24 घंटे यही डर सताता रहेगा कि मैं कैसे घर से बाहर निकलूंगा, कोई भालू आ जाएगा, कोई आ जाएगा, तो वो जो है, अब तो ये आपदाओं वाला भी संकट, और ये अब आपदा वाला संकट है। तो आपदा वाला संकट है जिसे हम एक क्लाइमेट रिफ्यूजी कहते हैं। तो अब ये कैसे होगा? अब तो ये भी एक परिदृश्य है। इन सब के अलावा एक और बड़ा महत्वपूर्ण जो बदलाव उत्तराखंड राज्य में है वो ये है कि जब मेरे पिताजी ने पलायन किया, जो आज से कई दशकों पहले रहा होगा, हमारे पिताजी का स्वर्गवास जो है वो कई वर्ष पहले हो चुका है, लेकिन जिस ज़माने में उन्होंने पौड़ी से पलायन करके दिल्ली की ओर रुख किया, उस दौर में जैसा आप जानते हैं अधिकांश लोग उत्तराखंड के बाहर, खाली हमारे पिताजी नहीं, उसके बाद की भी बहुत सारी पीढ़ियों ने वो उत्तराखंड के बाहर जाकर के पलायन कर रहे थे। लेकिन एक जो बड़ा बदलाव आया है वो ये अब आया है कि राज्य में जो पलायन हो रहा है, 3/4 जो पलायन है वो राज्य के भीतर ही हो रहा है। तो अब इसके भी देखिए हर चीज़ के दो पहलू हैं। अब एक तो ये बात अच्छी है कि भाई हम इस बात को लेकर प्रसन्न हो सकते हैं, इसका साफ ये अर्थ हुआ कि भाई हमारे राज्य के अंदर ही संभावनाएं हैं, तभी लोग राज्य छोड़ करके जो है वो कहीं बाहर नहीं जा रहे, वो राज्य के अंदर ही जो है संभावनाओं को तलाश रहे हैं। तो जो 100 लोग पलायन कर रहे हैं उसमें से 77 लोग राज्य के भीतर ही कर रहे हैं, और इन 100 लोगों में से 50 लोग जो पलायन कर रहे हैं वो अपने नज़दीकी कस्बे में कर रहे हैं। लेकिन अब आपने अपनी पीठ तो थपथपा ली, लेकिन अब इससे समस्याएं क्या पैदा हो रही? इससे समस्याएं ये हो रही हैं जो बेतरतीब मॉडल शहरीकरण का हमारे पर्वतीय कस्बों में हो रहा है। हाँ। तो चाहे अब आप किसी भी शहर का नाम ले लें, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप सभी शहरों से भली भांति, जिन्हें हम शहर कह रहे हैं, टाउन कह रहे हैं, वो सिटी नहीं है, वो टाउन है, नगर निकाय, वो नगर पंचायत है, पंचायत है। और कई ऐसे होते हैं जिनको हम उसका एक जो तकनीकी शब्द है उनको हम सेंसस टाउन कहते हैं। उन्हें भले ही नगर पालिका का अभी दर्जा ना दिया गया हो, लेकिन कुछ वहाँ के फीचर्स होते हैं कि इतनी जनसंख्या हो गई है, वहाँ पे लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे हमारे शहरी कस्बे हैं, इनमें अपनी अलग किस्म की समस्याएं हैं। हाँ। तो क्योंकि उसका तो भाई जब आज आप देहरादून नहीं मैनेज कर पा रहे, आज आप हल्द्वानी नहीं मैनेज कर पा रहे, तो आपको क्या लगता है कि आप उसको कर्णप्रयाग को
या आप उत्तरकाशी को या आप किसी और अन्य शहर को मैनेज कर पा रहे हैं? वहाँ तक तो दृष्टि ही नहीं है, दृष्टि नहीं है। मैं आपको एक और बता देता हूँ, मेरे को अचानक याद आया, मुझे लगता है ये बात भी बोलने वाली बात है और ये कैमरे पे बोलने वाली बात है। आज से कुछ रोज पहले दून यूनिवर्सिटी में हमारा एक कार्यक्रम हुआ, उसमें सुबोध उनियाल जी जो कि प्रदेश के एक बड़े कद्दावर मंत्री हैं वो उसमें थे और वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो उनकी विधानसभा है नरेंद्र नगर, उसमें तपोवन आता है जो ऋषिकेश के बगल वाला तपोवन है। उनका ये कहना है कि तपोवन में 800 होटल बन चुके हैं। तो ये जो तपोवन है ये अगला धराली कब बन जाए कोई कह नहीं सकता। तो ये जब कमोबेश हालत, चाहे वो तपोवन है और ऐसे कितने और तपोवन हमारे उत्तराखंड राज्य में होंगे, तो इन आपदाओं से भी जब इन चीज़ों को जोड़ करके देखते हैं तो ये कितनी बड़ी चिंता। अब आप कहेंगे तकिया कलाम हो गया भैया, लेकिन ये नेचुरली भाई एक वो है भाई, किसने उधर 800 होटलों को बसने दिया, किसने उनको बनाने की स्वीकृति दी? स्वीकृति तो किसी नहीं दी नहीं, तो किसने अपनी आंखें मूंद ली? इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो तमाम जो फ्लड प्लेन्स के ऊपर जो इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हमारे राज्य में हो गया, तो उसका सबसे स्वर्णिम उदाहरण तो जो है आपकी रिस्पना बिंदाल के ऊपर, जो आपकी रिस्पना पर आपकी विधानसभा बनी हुई है। 2013 की आपदा के बाद में श्रीनगर पर ही आपने जो है कितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो है जहाँ पर आपदा आई आपने वहाँ पर कर दिया। तो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, जहाँ पर आप मास्टर प्लान लेकर के जा रहे हैं। तो ये इतने सारी जो चैलेंजेस की या मुद्दों की जो फेरिस्त, और उसको आज हम 25 साल के साथ जोड़ करके देख रहे हैं, तो इसको लेकर के जो पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, जो पूरी रणनीति बननी चाहिए, इसको लेकर के जो पूरी व्यवस्था बननी चाहिए। एक और बात बोल करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी कुछ रोज पहले मैंने एक और RTI जो यहाँ का जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसको लगाया था प्रदीप, और ये सुन करके आप अपना जिसे कहते हैं एक वैसी भाषा में आप अपना सर फोड़ लेंगे। 2005 में एक देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आता है और उस एक्ट की पहली जो बात है वो ये है कि आपके पास में आपको अपने राज्य में एक डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी बनानी है। मेरी RTI में सवाल ये था कि आप मुझे बताइए कि उत्तराखंड राज्य की डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी क्या है। आप ये सुनकर के शॉक्ड हो जाएंगे कि मेरे को RTI में लिखित में जवाब आता है कि अभी हमारे पास बेसिकली पॉलिसी नहीं है। तो 20 साल के बाद में जिस राज्य ने 2013 में केदारनाथ देखा हो, जिस राज्य ने 2021 में 7 फरवरी का चमोली का वो त्रासदी देखी हो, जिस राज्य ने 2025 में इतनी भयंकर आपदाएं, चाहे वो स्याना चट्टी की झील हो, हर जगह थराली जो लिस्ट बिल्कुल इतनी लंबी फेरिस्त है वो देखी हो, वो राज्य जो एक आपदा के दृष्टिकोण से इतना ग्रसित है, जिस राज्य ने 5,700 करोड़ की मांग जो करी है, जिसको 1,200 करोड़ मिले हैं, उस राज्य के पास में आपदा प्रबंधन की पॉलिसी, ये मैं नहीं कह रहा, ये RTI का जवाब कह रही है। तो आप मेरे को बताइए कि शासन में और सुशासन में कहां पर आपको गंभीरता देखने को मिल रही है? और ये उस राज्य की तस्वीर है जहां 2013 की आपदा के बाद कम से कम 5,000 लोग काल के गाल में समाये हैं सरकारी डेटा के मुताबिक। और कितने ज़्यादा और लोग होंगे बताइए आप ना। तो ये कितना जो नुकसान हर साल जो राज्य झेल रहा है। और आपके तो कितने पॉडकास्ट में, चाहे वो डॉक्टर नवीन जुयाल हों, डॉक्टर सत्ती हों, कितने सारे अब हमारे थर्ड पोल में आपके उनके संवाद आते रहते हैं, उन्हें हम सब लोग देखते हैं, हज़ारों लोग उन्हें देखते हैं। बार बार ये लोग जो बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है, मैं कहता हूँ इनको, धामी जी को, तो इन लोगों को जो है अपने दाएं और बाएं में डॉक्टर नवीन जुयाल, डॉक्टर सत्ती और ऐसे जियोलॉजिस्ट को बिठाना चाहिए और उनके बगल में जो है IAS के अधिकारियों को बैठना चाहिए। मुझे लगता है जिस दिन राज्य की ऐसी परिकल्पना साकार होगी कि धामी जी यहाँ पर, या राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर सत्ती जी बैठे हैं और यहाँ पर नवीन जुयाल या ऐसे लोग बैठे हैं और वो जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं कि राज्य का निर्माण कैसे हो, जियोलॉजिकल चैलेंजेस क्या हैं, उसी दिन जाकर के जो है उत्तराखंड अपने आप को बचा पाएगा। नहीं तो आने वाला जो कल है, मैं माफ़ी के साथ ये कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिव हूँ, मैं निराशावादी नहीं हूँ, मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ, लेकिन जो तस्वीर सामने दिखाई देती है उसको हम गुडी गुडी बातें कर करके भी तो जो है झूठ नहीं बोल सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।